यह कक्षा 11वीं अध्याय 1 समुच्चय एनसीईआरटी पुस्तक से प्रश्नावली 1.1। तो इसमें पूछा गया है कि समुच्चय के बारे में। तो समुच्चय क्या है पहले ये समझ लें। तो चूंकि समुच्चय किसे कहते हैं? समुच्चय होता है वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह, वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को समुच्चय कहते हैं। अब सुपरिभाषित समूह होना चाहिए और इसमें किस मतभेद नहीं होने चाहिए। अगर हम भी, जैसे हमने बोला कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर, तो हम बोलेंगे ए ई आई ओ यू। यदि हम किसी और से भी पूछें तब भी अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर यही बताएंगे वो। इसका मतलब एक सुपरिभाषित होना चाहिए। अब जैसे कई इसमें ऐसी चीज़ें हैं कि अगर हम पूछें कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज कौन कौन से हैं, तो क्या यह समुच्चय है? यह समुच्चय नहीं है, क्योंकि जब हम विश्व के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज, तो हो सकता हम जो छांट रहे हैं विश्व के 11 बल्लेबाज वो दूसरे हों, और दूसरे मान लो हमें सबसे सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज युवराज सिंह है, तो क्या वो दूसरे को हो सकता है? उसको सचिन तेंदुलकर भाई हो सकता है उसका सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज, एडम गिलक्रिस्ट हो सकता है। तो इस प्रकार अगर किसी भी चीज़ में अगर मतभेद हो रहे हैं, यानी अलग अलग मत हैं, तब वह समुच्चय नहीं है। अगर हम बोले कि जो जानवर हैं, जानवरों का जो सबसे खतरनाक जानवर हैं या जीव जंतु हैं, उनका समुच्चय, तो हम सबसे खतरनाक जानवर हमको शेर लग रहा है, किसी को भालू, तो इसमें मतभेद है, तो इसलिए यह समुच्चय नहीं हो सकता। हम कह रहे हैं सबसे खतरनाक जीव जंतु, तो हमको तो सर्प लगता है सबसे खतरनाक, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जिनको छिपकली उनके लिए सबसे खतरनाक जानवर है। तो इसलिए ऐसे समूह सुपरिभाषित नहीं है, क्योंकि इनमें मतभेद हैं, तब यह समुच्चय नहीं है। तो इसका कारण भी पूछा है इनमें कि कौन कौन से समुच्चय हैं इस प्रश्नावली में और कौन से समुच्चय नहीं है, औचित्य भी बताइए। तो जिसमें मतभेद, यदि मतभेद हैं तब उसका मतलब यह समुच्चय नहीं हो सकता है। और जब मतभेद ना हो, जैसे हम कह रहे हैं कि 10 से कम प्राकृत संख्याएं, 10 से कम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, तो इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक आएगी। किसी से भी पूछें हम, तो 10 से जो कम प्राकृत संख्याएं होंगी, 10 से कम वाली यही सब बताएंगे, तो इसका मतलब यह समुच्चय है। हम एक पूछ रहे हैं कि सब विश्व जो अपनी भारत की नदियों का समुच्चय, भारत की नदियाँ, तो भारत की नदियाँ निश्चित हैं, भारत की नदियाँ निश्चित हैं, सुपरिभाषित हैं, इसका मतलब यह समुच्चय है। लेकिन यदि कोई चीज़ सुपरिभाषित नहीं है, इसका मतलब वह समुच्चय नहीं है। जैसे हम बोले अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर, तो ये तो निश्चित ही हैं। 10 से कम प्राकृत संख्याएं ये भी निश्चित हैं, भारत की नदियाँ निश्चित हैं, तो इसका मतलब यह समुच्चय हैं। अब यदि हम कह रहे हैं कि भारत के सबसे खतरनाक जो जानवर हैं उनका समुच्चय, तो यह निश्चित नहीं है, क्योंकि मेरे हिसाब से दूसरे जानवर भी हो सकते हैं खतरनाक, किसी को कोई जानवर खतरनाक लगता है, तब यह समुच्चय नहीं है। तो इसलिए जो समुच्चय होता है वो वस्तुओं की सुपरिभाषित समूह को समुच्चय कहते हैं। अब रिक्त समुच्चय बोले, अगर रिक्त ऐसा समुच्चय जिसका कोई भी अवयव ना हो, वह रिक्त समुच्चय कहलाता है, और इसे हम फाई से दर्शाते हैं। परिमित समुच्चय ऐसा समुच्चय जिसके अवयवों की संख्या निश्चित हो, वह परिमित समुच्चय कहलाता है। अपरिमित ऐसा समुच्चय जिसके अवयवों की संख्या निश्चित नहीं होती है, वो अपरिमित समुच्चय कहलाते हैं। अब यहाँ समुच्चय के प्रकार में, समुच्चय के प्रकार, तो रिक्त समुच्चय, अब इसकी परिभाषा जरूरी नहीं है, हम ऐसे ही बता रहे हैं। ऐसा समुच्चय जिसका कोई भी अवयव ना हो उसे रिक्त समुच्चय कहते हैं, और इसे फाई द्वारा प्रदर्शित करते हैं। परिमित समुच्चय, परिमित समुच्चय ऐसा समुच्चय जिसके अवयवों की संख्या निश्चित हो, ऐसा समुच्चय जिसके अवयवों की संख्या निश्चित हो, जैसे ए ई आई ओ यू अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। या परिमित, अपरिमित या अनंत समुच्चय भी कहते हैं।
अपरिमित या अनंत समुच्चय। ऐसा समुच्चय जिसके अवयवों की संख्या निश्चित नहीं होती है, जैसे प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। प्राकृत संख्या कोई निश्चित नहीं है, तब इसे अपरिमित या अनंत समुच्चय कहते हैं। इसके बाद है समुच्चय को निरूपित करने की विधियां। तो इसकी दो विधियां हैं, रोस्टर या सारणीबद्ध रूप कहते हैं इसे, रोस्टर या सारणीबद्ध रूप। तो इसे किस प्रकार लिखा जाता है कि जैसे अंग्रेजी, उदाहरण अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वरों का समुच्चय। तो इसमें क्या लिखते हैं कि ए कामा लगाकर लिखते ए ई आई ओ यू, ये अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हो गए। इसी को अगर हम निर्माण रूप में लिखें तो किस प्रकार लिखना पड़ता है कि एक्स, जबकि एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है, का एक स्वर है। अगर हमको निर्माण रूप में इस प्रकार लिखते हैं, अगर निर्माण रूप में लिखा है तब हमको रोस्टर या सारणीबद्ध रूप में लिखना पड़ेगा, और यदि सारणीबद्ध रूप में लिखा है तब उसको हमको निर्माण रूप में लिखना पड़ेगा। तो यही दो रूप होते हैं समुच्चय को निरूपित करने के। तो यदि अपन को निर्माण रूप दिया है तो सारणीबद्ध रूप, और सारणीबद्ध रूप दिया है तो निर्माण रूप में लिखेंगे। तो इसकी प्रश्नावली में सिर्फ लिखना ही लिखना है, तो ज़्यादा मतलब सवाल तो है नहीं, सिर्फ समझना भर है इस प्रश्नावली को। बहुत सरल प्रश्नावली है। तो प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन से समुच्चय हैं, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। तो हम इसी में समझा रहे हैं कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। तो हमको समुच्चय में लिखना है, तो क्या यह समुच्चय है? अब वर्ष के जो जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले जो महीने हैं वो तो निश्चित हैं, तब यह एक समुच्चय है, क्योंकि इसमें कोई मतभेद नहीं है कि जे अक्षर से शुरू होने वाले सभी लोग एक ही बताएंगे कि जून जुलाई, तो जून जुलाई जनवरी यही होंगे। लेकिन अगर इसमें मतभेद होता तब यह समुच्चय नहीं है। तो पहले हम क्या लिखेंगे इसका उत्तर कि यह एक समुच्चय है, तथा जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के महीनों का संग्रह हो जाएगा कि जनवरी, जून और जुलाई। यह आंसर हो जाएगा। भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह, क्या यह समुच्चय है? तो अपन लिख देंगे समुच्चय नहीं है, क्योंकि भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों के बारे में, प्रत्येक व्यक्ति के बारे में इनमें मतभेद हो सकता है। तो सबसे अधिक जो प्रतिभाशाली लेखक के बारे में सबके मत अलग अलग होंगे, तो इसलिए यह समुच्चय नहीं है। विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। अब विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज जो हमने बताए थे कि किसी को युवराज सिंह, किसी को महेंद्र सिंह धोनी, किसी को सचिन तेंदुलकर, किसी को एडम गिलक्रिस्ट, मैथ्यू हेडन। तो इसका मतलब है सबके मतभेद हैं जो अलग अलग होंगे, तब यह समुच्चय नहीं है, क्योंकि इसमें प्रत्येक व्यक्ति के मत अलग अलग होंगे। आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, यह समुच्चय है, क्योंकि निश्चित है कि बालकों का संग्रह, जो बालकों का संग्रह, कक्षा के कितने बालक हैं ये तो निश्चित होती है संख्या, तो यह एक समुच्चय है। 100 से कम सभी प्राकृत संख्या यानी 1 से लेकर 99 तक, यह भी एक समुच्चय है। लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह, यह भी एक समुच्चय है, क्योंकि लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों की संख्या निश्चित है। सभी समपूर्णांकों का संग्रह, यह भी एक समुच्चय है। अब समपूर्णांक हम लिखें या कोई और लिखे तब समान ही लिखेंगे। सभी समपूर्णांक ऋणात्मक और धनात्मक दोनों आएंगे। इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह, यह भी एक समुच्चय है, क्योंकि निश्चित संख्या है इसमें प्रश्नों की। विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह, यह समुच्चय नहीं है, क्योंकि मैंने बताया था किसी को तो छिपकली सबसे खतरनाक लगती है, तो इसका मतलब यह क्या समुच्चय हो सकता है? किसी को सर्प लगता है, किसी को शेर लगता है, तो इसका मतलब जब मतभेद होते हैं तो वह समुच्चय नहीं है। तो ये समझ में आ गए होंगे इसके आंसर किस प्रकार लिखने हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन था कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह, तो क्या यह समुच्चय है? यह समुच्चय है। औचित्य क्या होगा इसका, किस प्रकार आंसर देना है?
औचित्य जे अक्षर से शुरू होने वाले वर्ष के सभी महीनों का समुच्चय जनवरी जून जुलाई, इस वाले कोष्टक में लिखा जाता है समुच्चय को। यह आंसर हो गया। दूसरा प्रश्न है इसका कि भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। 10 अधिक प्रतिभाशाली लेखक, तो किसी को मुंशी प्रेमचंद लगते हैं सबसे अच्छे लेखक, किसी को कोई दूसरा, तो इसका मतलब इसमें मतभेद हो रहे हैं, तब यह समुच्चय नहीं है। औचित्य क्या लिखेंगे इसका कि यह समुच्चय नहीं है क्योंकि भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों के बारे में सबके मत अलग अलग हैं, इसलिए यह समुच्चय नहीं है। तीसरा क्वेश्चन है कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह, तो यह भी समुच्चय नहीं है क्योंकि यह समुच्चय नहीं है क्योंकि विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों के बारे में प्रत्येक व्यक्ति के मत अलग अलग हैं। चौथा क्वेश्चन था इसमें कि आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, यह समुच्चय है। औचित्य कक्षा के सभी बालकों की संख्या निश्चित होती है, इसलिए यह एक समुच्चय है। पांचवा क्वेश्चन था 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह, तो यह समुच्चय है क्योंकि 100 से कम प्राकृत संख्या 1 2 3 डैश डैश 99, तो ये भी तो निश्चित हैं। छठवां क्वेश्चन है कि लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह, तो इसका आंसर किस प्रकार देंगे कि यह समुच्चय है। औचित्य क्योंकि लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों की संख्या निश्चित है। इसके बाद सातवां क्वेश्चन है कि सभी समपूर्णांकों का संग्रह, सभी समपूर्णांक, यह भी समुच्चय है। औचित्य क्योंकि समपूर्णांक देखो इस साइड ऋण के चले जाएंगे और इस साइड धन के, ऋण 6 ऋण 4 ऋण 2 4 6 8 10 12 डैश डैश अनंत तक, तो इसका मतलब यह समुच्चय है। इस क्वेश्चन 8 था इसका कि इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह, तो यह भी समुच्चय है। इस अध्याय के प्रश्न निश्चित हैं, तब यह क्या हो जाएगा परिभाषित, तो इसका मतलब यह समुच्चय है क्योंकि इस अध्याय के प्रश्न निश्चित हैं। इसके बाद जो लास्ट है विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का समुच्चय, तो यह समुच्चय नहीं है। औचित्य में क्या लिखेंगे कि संसार के सबसे खतरनाक पशुओं के संग्रह को परिभाषित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि सबसे खतरनाक जो पशु हैं, सबसे खतरनाक पशु या जानवर, उनको परिभाषित किया जा सकता है क्या? नहीं। तो यहाँ खतरनाक अपन पशु भी लिख सकते हैं या जानवर भी लिख सकते हैं। तो औचित्य में संसार के सबसे अधिक खतरनाक जानवर या पशुओं के संग्रह को परिभाषित नहीं किया जा सकता है, इसलिए यह समुच्चय नहीं है। इसका प्रश्न क्रमांक 2 है कि मान लीजिए कि ए बराबर, ये समुच्चय ए है, 1 2 3 4 5 6 रिक्त स्थानों में उपर्युक्त प्रतीक अवयव अथवा अवयव नहीं है, या इसे हम पढ़ते हैं कि बिलोंग्स टू अथवा नॉट बिलोंग्स टू, यह अवयव है अथवा अवयव नहीं है, या बिलोंग्स टू अथवा नॉट बिलोंग्स टू। तो इसका मतलब ये बताना कि 5 क्या अवयव है, 5 अवयव है समुच्चय का, तो देखो 5 है, तो यहाँ क्या भर देंगे कि यह अवयव है, यानी 5 बिलोंग कर रहा है समुच्चय ए से। समझ में आ गया होगा कि 5 अवयव है इसका, 5 अवयव है काय का, समुच्चय ए का, तो यहाँ 5 अवयव है ए का। या अवयव नहीं भरना है, 8 अवयव है क्या एक में, नहीं, तो यहाँ क्या भर देंगे कि 8 अवयव नहीं है ए का। 0 क्या अवयव है ए का, 0 अवयव नहीं है, 0 इसमें है क्या समुच्चय में, नहीं, तब ये भरेंगे कि अवयव नहीं है। 4 अवयव है ए का, तो यहाँ अवयव है 2 भी अवयव है। 10 क्या अवयव है, 10 अवयव नहीं है ए का। तो इसकी आंसर किस प्रकार देना है कि अब 5 देखो समुच्चय ए में है 1 2 3 4 5 6, तो 5 क्या अवयव है ए का, तो 5 अवयव है ए। 8 अवयव नहीं है ए का, 0 अवयव नहीं है ए का, 4 अवयव है ए का, 2 भी अवयव है ए का देखो, और 10 अवयव नहीं है ए का। जी अपन को रिक्त स्थान भरने थे। प्रश्न क्रमांक 3 है इसका कि निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। रोस्टर रूप में लिखने हैं अपन को, तो ए बराबर क्या दिया है, इसमें दिया है कि ए बराबर एक्स जबकि एक्स, ए बराबर एक्स जबकि एक्स एक पूर्णांक है। पूर्णांक तो ऋणात्मक भी होते हैं और धनात्मक, और ऋण 3 छोटा है एक्स और एक्स छोटा है 7 से, तब इसका आंसर किस प्रकार लिखेंगे कि ऋण 3 छोटा है एक्स से और एक्स छोटा है 7 से, तो समुच्चय ए बराबर आ जाएगा। इसका आंसर लिख रहे हैं कि ऋण 3 छोटा है, इसका मतलब ये तो नहीं लेंगे इससे बड़ी संख्या, और x छोटा है 7 से, तो ऋण 3 से बड़ी, ऋण के 2, ऋण को 1 0 1 2 3 4 5
6। 7 क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि x छोटा है 7 से। यदि इसका मतलब यहाँ बराबर लगा होता तब यह 7 भी शामिल हो जाता, यहाँ भी बराबर लगा होता तब यह ऋण 3 भी शामिल हो जाता। लेकिन वे कह रहे हैं ऋण 3 छोटा है x से, इसका मतलब ऋण 3 से बड़ी संख्या ऋण 2, ऋण 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक, क्योंकि x छोटा है 7 से। यह इसका आंसर हो जाएगा। इसका बी नंबर का आंसर क्या होगा? x जबकि एक संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या, तो सम संख्या 6 से कम प्राकृत संख्या कौन कौन सी होंगी? संख्या जो 6 से कम प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है, तो 1, 2, 3, 4 और 5, क्योंकि 6 से छोटी। और इस वाले कोष्टक में लिखना पड़ता है समुच्चय को, तो जो 6 से छोटी सम प्राकृत संख्या हो गई। इसके बाद सी नंबर है x जबकि x 2 अंकों की ऐसी संख्या प्राकृत संख्या जिसके अंकों का योगफल 8 है। अब 2 अंकों वाली संख्या और जिसके अंकों का योगफल 8 है, ये तीसरा का आंसर होगा कि अंकों का योगफल 8 हो और 2 अंकों वाली हो, तो पहले नंबर की 17, 2 अंकों वाली भी है और इनका योग 8 है, 26, इसी प्रकार 35, फिर 44, फिर 53, 53 के बाद मतलब अंकों का योग 8 हो 62, फिर 71 और 80। अब 2 अंकों वाली संख्या और अंकों का योग 8 है। अब कोई भी संख्या लेंगे तो अंकों का योग ज़्यादा हो जाएगा। जैसे अपन 81 लें तो 9 हो जाएगा। अगर वो बोलें कि अंकों का योग 9 हो तो यहाँ कौन सी लेते हैं अपन? 18, फिर 27, 18 योग 9 हो जाता, 27, फिर 36। तो इस प्रकार की संख्याएं वो बोल सकते हैं कि अंकों का योग 8 है, 7 है। तो यह समझ में आ गई होगी। इस अगला क्वेश्चन है कि x जबकि x अभाज्य संख्या है, एक अभाज्य संख्या जो 60 की भाजक हैं, 60 की भाजक होवे लेकिन वे अभाज्य संख्याएं होवे, तो एक तो ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य। तो यहाँ कौन कौन सी संख्या आएगी? एक तो ना भाज्य ना ही अभाज्य, तो इसका मतलब यहाँ आएगी 2, 3, 5। अब 2, 3, 5 2 अंकों की एक अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 की भाजक है। तो देखो जी 2 भी 60 की भाजक है, 3 भी 60 की भाजक है, 5 भी, और यहाँ 60 की अभाज्य विभाजक तो नहीं लिखा है, अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 की भाजक। तो अभाज्य संख्या तो अभाज्य तो यही है। अब 6 लेंगे तो वो तो भाज्य हो जाएगी, क्योंकि 2 का भाग भी जाता है, 3 का भाग जाता है, तो ये संख्या हो जाएंगी अभाज्य। इसके बाद है ई नंबर पर कि ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। तो किस प्रकार अपन इसमें लेते हैं? तो ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय, तो इसमें कोई भी अगर अपन को समुच्चय में लिखना है तो कोई भी अक्षर अपन डबल नहीं लिख सकते। देखो टी, फिर आर, टी आर लिख गया, आई, फिर जी, फिर ओ, फिर एन। अब ओ नहीं लिखेंगे क्योंकि ओ लिख चुका है। अब यहाँ एम, एम के बाद क्या है? ई, तो नहीं लिखा है अभी, तो ई। फिर टी लिख चुका है, अब नहीं लिखेंगे। आर लिख चुका है, जे भी नहीं लिखेंगे, बाई। यह हो जाएगा सभी अक्षरों का समुच्चय। अगर हमारे पास इतने अक्षर हैं तो हम ट्रिग्नोमेट्री लिख सकते हैं, इसका अर्थ यह हुआ। इसके बाद है अगला एफ कि बेटर शब्द के सभी अक्षरों का। तो देखो यहाँ आंसर में आ जाएगा बी ई टी, BET। और अब टी तो लिख चुका है, ई भी लिख चुका है, अब कौन रह गया? आर। ये हो जाएगा बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। यह आंसर हो जाएगा इसका।